स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। राज्य की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है, जो सत्ता के इस महासंग्राम का अंतिम पड़ाव होगा। तो ही इससे पहले जो प्रथम चरण का मतदान हुआ वो 23 अप्रैल को 152 सीटों पर संपन्न हो चुका है। सत्ता के इस महासंग्राम में ममता की महिला ब्रिगेड और भाजपा की भगवा टीम आमने सामने है। ममता की महिला ब्रिगेड में युवा और बंगाल के जाने माने कलाकार चेहरे धुआंधार प्रचार कर ममता के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इनकी सभाओं और रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ग्लैमर और राजनीति के तड़के ने टीएमसी के प्रचार में ममता के लिए एक अलग ही माहौल बना दिया है। ममता के लिए चौथी बार सरकार बनाने की दिशा तय कर रही हैं, तो वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा के भगवा और हिंदुत्व के चेहरे सीएम योगी और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, जिन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार कर जनता को बंगाल में परिवर्तन का संदेश दिया है। अब ममता के गढ़ में भाजपा की अग्नि परीक्षा है, तो चुनौती ममता को अपना किला बचाने की भी है। प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन सियासी तापमान अब भी चरम पर है। भगवा लहर चलेगी या ममता का किला फिर मजबूत होगा? इसका जवाब अब ईवीएम से 4 मई को निकलेगा। इससे पहले बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता की महिला ब्रिगेड फिर दिलाएगी सत्ता, या भाजपा महिला वोट बैंक पे सेंध लगाकर खेल बदल देगी और बंगाल में भगवा लहराएगा? इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनावी शोर थम गया है। अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदाता वोट डालने के लिए तैयार हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार में बीजेपी और टीएमसी के तमाम दिग्गजों ने पूरा दम दिखाया है, लेकिन चुनावी प्रचार में जो असली जलवा देखने को मिला वो रहा बीजेपी की भगवा टीम और टीएमसी की महिला ब्रिगेड का, जिन्होंने अलग और अपने ही अंदाज में चुनावी प्रचार के दौरान जनता के बीच खूब रंग जमाया। बात टीएमसी की करें तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण और आक्रामक प्रचार पर विशेष जोर दिया। टीएमसी ने 52 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनमें से कई बतौर स्टार प्रचारक तेज तर्रार नेत्रियां प्रचार की कमान संभाले रहीं। टीएमसी के प्रचार को परवान चढ़ाने वाली प्रमुख महिला नेत्रियों की बात करें तो उनमें सयोनी घोष स्टार प्रचारक युवा नेत्री, जाधवपुर से सांसद बीजेपी पर रही आक्रामक, महुआ मोइत्रा सांसद और तेज तर्रार वक्ता, राष्ट्रीय स्तर पर भी बनती हैं सुर्खियां। शताब्दी रॉय वीरभूम से सांसद और लोकप्रिय नेत्री, जनसभाओं में भीड़ खींचने में माहिर। श्रावंती चैटर्जी बंगाली लोकप्रिय अभिनेत्री ममता बनर्जी के समर्थन में धुआंधार प्रचार। मेघना मित्रा प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जून माल्या सांसद, स्टार प्रचारक के रूप में लगातार सक्रिय। प्रियदर्शनी घोष टीएमसी की उभरती हुई युवा नेत्री और वक्ता, सक्रिय और आकर्षक भाषण शैली। रचना बनर्जी हुगली से सांसद, टीवी स्क्रीन के बाद अब राजनीति में पार्टी का नया चेहरा। चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी महिला विंग की अध्यक्ष, मंत्री महिलाओं को एकजुट करने में रणनीतिकार। शशि पांजा वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री, टीएमसी के चुनावी अभियान में अहम भूमिका। पर्णो मित्रा प्रसिद्ध अभिनेत्री, दिसंबर 2025 में बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की। ये तो रहा टीएमसी की उन महिला नेत्रियों का जिक्र जो चुनाव प्रचार के दौरान अपनी आकर्षक लुक और वाक शैली से ममता के लिए जमकर भीड़ जुटा रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की भगवा टीम ने भी पूरा दम दिखाया है। भाजपा की भगवा और हिंदुत्व टीम का मुख्य फोकस ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को जमीन पर मजबूत करना और सत्ता विरोधी लहर को भुनाना है। भाजपा की ये टीम ममता के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरी है, बल्कि इस टीम को जिम्मेदारी ममता का गढ़ भेदने की दी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में हर वक्त मोर्चा संभाले रहे। इनके अलावा बीजेपी की जो भगवा टीम ममता को चारों खाने चित करने मैदान में जुटी रही, उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लगातार सक्रिय और आक्रामक। टीएमसी सरकार के कुशासन व घुसपैठ पर वार, बूथ पर मजबूत कार्यकर्ता। 4 मई को भाजपा की निर्णायक जीत और डबल इंजन सरकार का दावा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी का हिंदुत्व सनातनी चेहरा। बंगाल में कई जनसभाएं, रैलियां और रोड शो किए। हिंदुत्व और सुशासन के मुद्दे पर वोट मांगे। ममता सरकार पर आक्रामक रहे। गुंडा राज, जंगल राज, घुसपैठ को लेकर जमकर निशाना साधा। हिमंत बिस्वा शर्मा
असम के मुख्यमंत्री रोड शो, रैलियां, जनसभाओं में दिखे आक्रामक। घुसपैठ, तुष्टीकरण और राज्य की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेरा। जय श्री राम कहने से बचती हैं ममता, हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण की करती हैं राजनीति। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में विपक्ष का नेता और भाजपा का प्रमुख स्थानीय चेहरा। भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्य मुकाबला। इनके अलावा भाजपा ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को भी बतौर स्टार प्रचारक जिम्मेदारी सौंपे रखी। भाजपा ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए चुनावी रण में ग्लैमर का तड़का भी लगाया। मशहूर हस्तियों को बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतारा, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती, कंगना रनौत और हेमा मालिनी जैसे स्टार शामिल हैं। लेकिन ममता की तेज तर्रार नीतियों के आगे इनका रंग फीका ही नजर आया। भाजपा की भगवा टीम ने आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान चलाकर पूरा दम दिखाया। विभिन्न मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा और बंगाल में बदलाव का दावा किया। साथियों, ये मिट्टी रानी रश्मनी के साहस और संकल्प की गाथा से समृद्ध। उन्होंने मछुआरों के हक को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली थी। जिस बंगाल की विरासत ऐसी है, वहां की बेटियों को टीएमसी के भयभीत करके रखा था। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कहना हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। इस बार कोलकाता के भद्र लोग भी भाजपा के साथ हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने भरोसा किया और टीएमसी का विसर्जन 4 मई को टीएमसी का विसर्जन ग्रस्त है ममता सरकार से और उन्होंने तय कर लिया है 4 मई को भगवा लहराएंगे। आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोग्राफी को साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है। ये वही दरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। आप सोचिए, अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। लेकिन यहां आपको पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। सेकेंड फेज में लोगों का उत्साह दुगुना हो चुका है। बीजेपी सरकार होबे 200 सीटर ऊपरे बीजेपी पाबे। बांग्लाई बीजेपी डबल सेंचुरी, डबल इंजन सरकार होबे। तो वहीं ममता बनर्जी ने अपनी महिला ब्रिगेड के साथ चौथी बार मैदान मारने के लिए बाइक पर बैठकर और स्थानीय बाजारों में जाकर जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार किया। स्टार और युवा नेत्रियों को आगे रखा और एक बार फिर खेला होबे का नारा दिया। हम कोई भेदाभेद नहीं करती हूँ। आई डोंट डिवाइड बंगाल लाइक बीजेपी। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है, आप सब अपना का वोट अपना दीजिए। बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं। कहता है पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है। ये लोग कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है। ओनली वन साइडेड, vindictive, bias. Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. Today, the women of Bengal, the Nari Shakti of Bengal, all our mothers and sisters were aware of the sight and the sound of the not so honorable Home Minister of India, Amit Shah, at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee.
what did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021. Goons of the Bharatiya Janata Party attacked her car and have broken her car. Is this the so-called Nari Shakti of the BJP? Is this the Nari Shakti that Prime Minister Narendra Modi is constantly talking about? Actually, the BJP does not believe in Nari Shakti. पश्चिम बंगाल में महिला केंद्रित नैरेटिव टीएमसी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बना हुआ है, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण संजीवनी के रूप में उभरा है। ऐसे में आधी आबादी को लुभाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कड़ा मुकाबला है। टीएमसी ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करती है, जो सीधे महिलाओं से जुड़ता है। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सीधे महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर ममता की सबसे बड़ी ताकत है। ममता बनर्जी ने पंचायत से लेकर विधानसभा तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। 50% सीटें स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब एक और भाजपा की भगवा टीम है तो दूसरी ओर ममता की महिला ब्रिगेड। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी की भगवा टीम क्या ममता की महिला ब्रिगेड पर भारी पड़ेगी या इस बार भी ममता की महिला ब्रिगेड का ही जोर चलेगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो बंगाल में प्रचार थम चुका है और ममता की महिला ब्रिगेड या फिर भगवा ब्रिगेड, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कौन पूरी मेहनत कर रहा है और कौन आगे बढ़ के बंगाल में एक विजय पताका फहराएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार को आप देखिए और उनकी महिला विंग को देखिए, उनके साथ जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनको देखिए, उनकी महिला सांसदों के साथ साथ। एक तो वो बात हुई, दूसरी चीज ये भी थी, दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड की जो बात हो रही है, यहाँ से भी सभी बड़े चेहरे और सबसे बड़ी बात की जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आप मुख्यमंत्री देख लीजिए या स्टार प्रचारक देख लीजिए, लगातार उनकी भी भूमिका। तो आज की चर्चा है, क्योंकि ये सारे जो प्रचार होते हैं, जो चेहरे होते हैं, जो जनता के बीच जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा काम भी करते हैं और बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनका पब्लिक डोमेन में जब ये पहुंचते हैं और अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो आज देखते हैं किसमें कितना दम है और इनमें से कौन आगे बढ़कर बंगाल में सरकार किसकी बनेगी, ये भी सवाल है, और कौन इसमें विजयी होगा, ये भी एक सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आज सबसे पहले प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है राखी जी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी, आज की मुख्य चर्चा ममता की महिला ब्रिगेड या भगवा ब्रिगेड, ये वर्सेस में है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में उनके साथ जो एक हुजूम दिखा वो अलग और भगवा ब्रिगेड का हुजूम अलग। तो ये एक बड़ा सवाल है और थोड़ा सा उनका एंगल ऐसा भी था क्योंकि इसी समय महिला आरक्षण वाली बात भी चल पड़ी थी और किस तरीके से बातें आ रही थी। तो ये एक ताकत है दोनों तरफ की। कैसे आप इसको देखते हैं? क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती जो है वो महिला ब्रिगेड भारतीय जनता पार्टी या भगवा ब्रिगेड को देगी? राखी जी, आज आपने चर्चा का विषय इतना महत्वपूर्ण रखा है कि इसको जो है चाह करके भी कोई जो है भद्र व्यक्ति इधर उधर घुमाना नहीं चाहेगा। तो मैं आपका ध्यान जो है ना केवल एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि ममता दीदी इतनी सारी बातें बोलती हैं, करती हैं, आप लोगों के माध्यम से देश की जनता उसे देखती भी है, लेकिन एक चीज आज शायद लोग भूल रहे हैं कि ममता दीदी ने कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले शायद एक बार बोला था कि 8 बजे के बाद जो है नहीं निकलना चाहिए, वो भी जब आप उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक सेंटेंस अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह देता है। क्योंकि मैंने कहा कि इधर उधर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं बाकी वक्ताओं को और आपका कीमती समय इसमें ये लेने में नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्या होता, क्या हो जाता, कैसे हो जाता। सीधे पॉइंट की बात पे आते हैं ना, तो क्या देखिए, मैं हो सकता है गलत हूँ इस बात को मानने के लिए, लेकिन बंगाली समाज में एक जैसे मुखिया होती है तो घर की महिला होती है, हालांकि हर जगह घर की महिला होती है, लेकिन एक थोड़ा
जो मेरा समुचित अनुभव और नॉलेज है उसमें अगर मैं देखा जाए तो बंगाल में महिलाएं जो है नेतृत्व करती हैं, और उस तरह से जो घर का नेतृत्व से लेकर के अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज में देखिए पारिवारिक संरचना हर जगह होती है। देश के हर हिस्से में अलग अलग प्रकार की हमारी संस्कृतियां इतनी विभिन्न है कि हर प्रकार की हो सकती है। तो कोई दूसरी संस्कृति का व्यक्ति उसको हो सकता है अपने नजरिए से देखे। तो मैंने पहले ही देखिए डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरा जो समुचित ज्ञान है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से ममता दीदी अगर ये पैरामीटर लगा रही है कि 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, तो फिर मेरे पास अब और कुछ बचा नहीं कहने के लिए कि मैं वर्सेस और क्या क्या मैं उसके बारे में चर्चा करूं। इस बार का चुनाव जो है, हर बार के हमारा देश जो है विभिन्नताओं वाला देश है, और विभिन्न चुनाव हर प्रकार के होते हैं और हर प्रकार की चर्चाएं होती है उसमें। कभी कभी ज्यादातर जीतने वाले हार जाते हैं, और जो कहा जाता है कि नहीं इनका तो एंटी इनकम्बेंसी है, या मैं अपने पार्टी के पक्ष में कह रहा हूँ कि भाई अंत में पता लगता है कि हम जीत गए। तो हमें जिताने वाली तो नारी शक्ति है, ये तो हम डंके की चोट पे कहीं भी हम कहते हैं, और किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कहने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हम ये मानते हैं कि हमारी नारी शक्ति हमें ही जिताती है। हम जहां जहां भी हमारी सफलता होती है उसमें अद्वितीय योगदान नारी शक्ति का होता है। तो बंगाल में इस बार जो होने जा रहा है उसके लिए मुझे अब और कहने की जरूरत नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनके दिखाई देते हैं, यहाँ कभी वो किसी रूप में, कभी मुस्कान के रूप में, कभी किसी अन्य रूपों में दिखाई देंगे। आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। वैसे देखिए एक बार बताऊं कि ऐसा हो रहा था ना कि कैसे हम लोग जब जूनियर स्कूल में होते हैं और कोई ओरल टेस्ट होता है तो लोग डरते हैं कि टीचर हमसे न पूछ लें। काफी समय बाद आपने मुझे अपने कार्यक्रम में पहले बोलने का अवसर दिया है। इसके पहले तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा नंबर आए, किसी और को दे देती थी। बहरहाल ये मुद्दा इतना रोचक है कि आप ये मान के चलिए कि नारी शक्ति, जो बंगाल की नारी शक्ति, वो संपूर्ण भारत की नारी शक्ति से कोई बहुत ज्यादा जुदा, भिन्न या बहुत इतर नहीं है। संपूर्ण देश की नारी शक्ति एक जैसी ही है, और वो अपने भविष्य को गढ़ना और अपने भविष्य को सुरक्षित करना वो जानती है। ठीक है प्रदीप जी, एक ही बात बोलूंगी, खैर आपने अपनी बात पूरी रखी। जहां तक ये पहले मौका और लास्ट में मौका देने वाली बात जो आपने कही ना, एक्चुअली मैं शुरुआत अभी भी विश्लेषक से कर सकती थी। हर चर्चा का एक आधार होता है कि हम चर्चा को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहाँ से शुरू करें, और होता यह है कि विश्लेषक जो है वो अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने पक्ष में बात करके फिर कई बार नोकझोंक शुरू होती है। क्योंकि ये जरूरी था कि जब चर्चा ही ममता की महिला ब्रिगेड वर्सेस भगवा ब्रिगेड की हो रही है तो ऑब्वियसली पहले भारतीय जनता पार्टी बोलती, क्योंकि टीएमसी कनेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए पहले आपका नंबर आया। ये मन से प्लीज निकाल दीजिए। अक्सर आप 2-3 बार मुझे चर्चा में ये कोट कर चुके हैं कि राखी जी देर से मौका दिया, एक जो छोटा सा तंज मारते हैं ना, तो ये उसका रिवर्ट था, कभी भी इंटेंशनली नहीं होता। प्लीज। अरे राखी जी, ये संभव ही नहीं है कि मैं तंज मारूं। देखिए इतना खुल के बोलते हैं तो इसको और 2-3 बार ये आ चुका है, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा। नहीं राखी जी, हम तंज कभी नहीं मारते हैं। हम तो देखिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारे जाते हैं। आप तो मॉडरेटर हैं, आप इस कार्यक्रम के चर्चा के मॉडरेटर है, तो आप पे तंज करना, मैं इतना मूर्ख तो नहीं दिखाई देता। हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं उतना कि मैं आपको तंज करूंगा। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, क्योंकि देखिए दूसरे चरण का प्रचार जो था वो भी अब थम चुका है, और बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा परसों का 29 अप्रैल का, और पहले चरण में जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है वो ऐतिहासिक हो गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई है। नतीजों का इंतजार है। दूसरे चरण की कैसी होगी ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग होगी या बैलेंस होगी, ये हमको 29 को पता चलेगा। लेकिन अब चर्चा इसलिए इस बात की हो रही है कि ममता के साथ पूरे चुनाव प्रचार में और जिस तरीके से उनकी चीजों को देखा गया, उनकी जो महिला ब्रिगेड थी वो, और भगवा ब्रिगेड में तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और तमाम दिग्गज, ये एक वर्सेस में इसलिए चर्चा हो रही है कि किसमें कितना है दम। हम दोनों को यहाँ इस बंगाल के चुनाव में कम नहीं आंक सकते। कांग्रेस कैसे देखती? देखिए राखी जी, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए पश्चिम बंगाल में दीदी हो या मोदी, या ममता दीदी हो या मोदी जी हो, दोनों भी कुछ डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। वहाँ कोई भी कारखाना सब जो पड़ा है सब बंद पड़ा है। महिलाओं के बारे में सोच नहीं है। ये बीजेपी वाले सिर्फ घूमने जाते हैं, मछली खाने के लिए और घूमने के लिए, राबड़ी खाने के लिए, इनका रसगुल्ला। तो ये लोगों का कुछ कोई मोदी अमित शाह कितना भी करने दो, 3000 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया। सीबीआई ईडी सो गया है। चुनाव आयोग उधर ही चुनाव बीजेपी वर्सेस ममता नहीं है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी नहीं है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ये नेशनल पार्टी है, ममता बनर्जी उसमें आती ही नहीं है। दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी इतना दम है तो ममता दीदी का बंगला क्यों नहीं छीना? ममता दीदी का प्रोटोकॉल क्यों नहीं छीना? हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी का उनको बंगला छीना, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छीन लिया, उन्होंने करनी कतनी इनका अलग है। आज भी दबाना, डराना, इनका देखिए, नरेंद्र मोदी जी 12 साल हो गए, पश्चिम बंगाल के बारे में 10 काम ये बीजेपी नेता को पूछिए। आपने उनको बोला कि आपको मैंने मौका दिया, उन्होंने बोला मेरे से गलती हुआ मैम, आपने संदीप मौका दिया, थैंक यू, इतना बोले तो खत्म होता था। लेकिन वो कोर्ट में जैसा खड़ा होता है, पार्लियामेंट हाउस में जो मुंह खोलता है उसको सस्पेंड कर देते, नहीं तो आवाज बंद कर देते, और यहाँ बाहर बात रखते तो उनके ऊपर एफआईआर करना, डराना, धमकाना। हम डरने वाले से नहीं है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अभी नया एक आ गया है, ये राष्ट्रीय सरेंडर संघ, जो आरएसएस है, राष्ट्रीय सरेंडर संघ नया, इनका ये राम माधव जी ने ओपन किया। करनी और कतनी अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी जी सरेंडर किया, ये शर्मनाक है, ऐसा उन्होंने राम माधव जी ने बोला है। दूसरी बात, महिलाओं के बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आज ममता दीदी ठीक है, एक देखिए, मैं मानता हूं ममता दीदी एक महिला है, वो एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर है, उनको कितना दबाना। चुनाव आयोग उधर चुनाव बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ममता दीदी वर्सेस चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो चुनाव आयोग के बंदर है, वो उधर आके बैठा है, उधर आके 493 IAS IPS का ट्रांसफर किया राखी जी। इधर ही आसाम में शर्मा साहब थे, उधर सिर्फ 10 IAS IPS का ट्रांसफर किया। करनी और कतनी इनका अलग है, पैसे का बारिश हो रहा है। हिमायू को 1000 करोड़ रुपए दिया है, हमारे पास वीडियो है। क्यों नहीं सीबीआई अरेस्ट नहीं कर रहे? ईडी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? एक्शन क्यों नहीं हो रहे? ए ममता, कान सुन ले। अरे माता बहनों के बारे में भाषा उचित है? कोई भी हो, प्रदीप जी, कोई भी हो, राखी जी कोई भी हो, कभी भी महिलाओं को रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना 100%। ममता बनर्जी चुने हुए एक चीफ मिनिस्टर है, कोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोई नहीं थे, तब से ये वो चीफ मिनिस्टर है। और ये लोग अभी आए हैं, अभी नया आए, तो उनको दबाने का कितना तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन इतना राखी जी बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी अच्छे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आने के बाद हम ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तमिलनाडु में स्टालिन सर बनेंगे, ये लिख के देता हूं मैं, लिख के। और केरल में कांग्रेस बनने जा रहे। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, बीजेपी एस्टीन फाइल, ट्रेड डील, महंगाई, युवा युवती को रोजगार नहीं है, इन्होंने नोटबंदी किया, लोगों को दबाने की कोशिश किया, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नाम पे ब्लैकमेलिंग करना। आज भी ममता दीदी के एकदम राइट हैंड IPS को उन्होंने सीबीआई केस डाल दिया। वहां के 493 IAS IPS का ट्रांसफर किया। ममता दीदी को कितना भी करने दो, लेकिन ममता दीदी को इनको बंगाल में जाने के बाद हिंदू जागते हैं। अरे नरेंद्र मोदी हिंदू है क्या? अमित शाह जी हिंदू है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कितना हिंदू है? कौन सा महिलाओं को आप रिस्पेक्ट किया? कोई भी हिंदू नहीं है। ये लोगों ने हिंदू के नाम पे राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, बीजेपी मोदी साहब के पास कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। मैं बीजेपी नेता को पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पश्चिम बंगाल को 10 काम, कौन सा अच्छा काम किया? कितना ब्रिज बनाया, कितना हॉस्पिटल बनाया, कितना एजुकेशन खड़ा किया, कितना नौकरी दिया, कितना अडानी अंबानी को प्रॉपर्टी दिया? हाँ, सारे जवाब लूंगी, बस एक मिनट रुकिएगा, बाकी 2 मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि टीएमसी अभी कनेक्ट नहीं है। प्रदीप जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, 2 प्रतिक्रिया और आ जाए, फिर मैं वापस से आती हूँ तो समय दूंगी। कुमार विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार विवेक जी। जी राखी जी। कुमार विवेक जी, कैसे आप भगवा वर्सेस महिला ब्रिगेड को देखते हैं और किसका जोर रहेगा बंगाल में? जी, बंगाल चुनाव को मैं जिस नजर से देख रहा हूं, तो मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नई किस्म की एक स्ट्रेटजी देख रहा हूं। इस बार ममता जी पे डायरेक्ट हमला करने से बच रही है भाजपा। अगर आप देखें, उसका एक कारण मुझे ये लगता है कि आप प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार में अपना नैरेटिव शिफ्ट किया है, वो टीएमसी के गुंडों की बात करते हैं, वो टीएमसी के लोकल कैडर की बात करते हैं जो गली गली में मौजूद है।
तो कहीं ना कहीं इससे एक महिला, जो कि महिलाओं के लिए एक असुरक्षा का माहौल तो है बंगाल में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसको टारगेट करने की कोशिश है रेदर देन की ममता बनर्जी के एक फेस को। अभी तक बीजेपी क्या करती थी कि वो मोदी वर्सेज स्टेट की इलेक्शन में भी करती थी, इस बार बिल्कुल भी यह मुझे अंतर लगा। अब महिला की अगर बात की जाए तो हमें बंगाल की नजर में इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि महिला मतलब मुस्लिम महिला या हिंदू महिला। मुस्लिम में जो महिला वर्ग है, आप ये मान के चलिए कि सीधा एक मुश्त वोट तो तृणमूल को जाना है। तो भाजपा के पास जो टारगेट करने के लिए महिला वर्ग है वो हिंदू महिला में। अब उसमें मान लीजिए 70% अगर हिंदू है, आधी महिला और आधे पुरुष की अगर हम जनसंख्या मानते हैं, तो बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी और यहाँ पोलराइजेशन की खेली है, जिसे हिंदू कार्ड, जो उनका एक परमानेंट कार्ड है। महिला वोट बिल्कुल अलग पड़ रहा है पोलराइजेशन में। महिला, अभी तक ये देखा गया है कि महिला वोट पे पोलराइजेशन का फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जो ये स्कीम्स है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी जिसमें महिला है, ममता बनर्जी का चल रहा है, बीजेपी ने ज्यादा आगे बढ़ के प्रॉमिस किया है। अब उस महिला में भी जो वर्ग है, जैसे लोअर इनकम ग्रुप हो गया, मीडियम इनकम ग्रुप हो गया, लोअर इनकम ग्रुप का वोट हमेशा ममता जी के साथ रहा है। बीजेपी ने प्रॉमिस जरूर किया है बढ़ा करके, लेकिन लेना वो कोई आसान काम नहीं होगा उसमें सेंध लगाना। हम मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उसका वोट भाजपा की तरफ जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये चुनाव उतना आसान नहीं है, भाजपा जिस तरीके से इसको प्रस्तुत करने की, या वो ठीक है अपने कैडर के कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन ये भी तय है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जो पिछला 3 साल रहा है, वो ममता सरकार के लिए सबसे दागपूर्ण रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है राकेश जी कि रूल ऑफ रूलर है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। इन सब का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि करीब करीब 60 से 70 ऐसी सीट है जहां मतलब उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिनती करनी है। तो बड़ा एक एक वोट यहाँ पे बड़ा काउंट है। और एक चीज देखिएगा, इसमें एग्जिट पोल भी बिल्कुल स्पॉट ऑन नहीं हो पाएंगे जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है। कहना ये बड़ा मुश्किल होगा। जी राकेश जी। चलिए वापस आऊंगी। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी। अरविंद जी, बंगाल चुनाव में जो भगवा ब्रिगेड है और जो महिला ब्रिगेड है ममता की, कैसे आप देखते हैं? दोनों ही एक दूसरे को यदि हम वर्सेस में देखें, कौन ज्यादा आपको, किसका जोर दिखता है, कौन ज्यादा ताकतवर दिखता है? कैसे आप इस बंगाल चुनाव को देख पा रहे हैं? देखिए, बंगाल चुनाव की जो एनालिसिस है उसको दो तरीके से होगी। एक तो बीजेपी ने जो अब की बार रणनीति कागज पे बनाई और जो रणनीति का अमली जमा पहनाया, और दूसरा जो महिला वर्सेस जो भगवा की बात कर रहे हैं, अब ज्यादातर जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं को अगर आप छोड़ दें तो महिलाएं ही भगवा पहनने लगी हैं अब। और सबसे पहले भगवा अगर कोई पहनता है तो घर में माता बहनें ही पहनती है भगवा, साड़ी साड़ी चुन्नी, सबसे पहले भगवा वही आती है। तो ये अलग नहीं है, दोनों एक है। बाकी देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में इस चुनाव में फर्क क्या है। देखिए, ममता बनर्जी हो, टीएमसी हो, देखिए टीएमसी के पास जो कैडर आया वो आया सीपीएम का, और सीपीएम का कैडर जो था बिल्कुल प्योर, जिसको कहते हैं ना छटे हुए गुंडे थे में बहुत ज्यादा। तो जब कांग्रेस वहां कमजोर हुई, बीजेपी मुकाबले में नहीं आई, तो जो टीएमसी का पूरा जो जो जितने हुए थे, ये टोलेबाज थे जितने होते, सब आ गए थे टीएमसी में। उनकी जो दहशत थी, उनकी दहशत का आप अंदाजा लगाइए। फिलहाल जितने सुरक्षा इंतजाम है वहां पे पश्चिम बंगाल में, इतने कश्मीर में भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर में के वाला जो मान लो कि मैं कंपेरिजन दे रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता की वहां पे हत्या हो गई है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की हालत क्या है। ये 50 साल में सबसे शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव कहना भी अपने आप में एक विडंबना है कि इतनी शक्ति के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता की वहां पे हत्या हो गई आसनसोल में के अंदर जो है। तो बीजेपी ने अब की बार जो चुनाव आयोग की शक्ति है उससे वो डर निकाला, और ये डर निकलने का मतलब है कि अब की बार टीएमसी की जो हालत है वो बेहद खराब है। और मैं आपको दूसरा जो अंकगणित है वो बताया था। पिछली बार जो बीजेपी ने 77 सीट जीती थी, उसके अलावा लगभग 90 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी 1000 से लेकर के 5000 वोटों के अंतर से हारी थी। वो अंतर दो वजह से आया था। एक तो जो ये डर है, जो डर था, आप सोचिए डर का अंदाजा, उदाहरण मैंने दिया, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई, एक घर से टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से देसी बम बरामद हुए हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के लिए बाइक पे चलने में प्रतिबंध लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इनके पास वो है, तो इनके टीएमसी के पास एक वो टोलेबाज होते हैं जो बम फेंकते हैं, वो ऐसे आरोप लगते हैं, बीजेपी आरोप लगाते हैं। और यही कारण है ममता बनर्जी ने इस पाबंदी को लेकर ऐतराज भी जगाया था। तो अंकगणित और जो जमीन पे है उसके हिसाब से अब की बार टीएमसी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की जो नेचर है, वो नेचर ये है, जो सत्ता में पार्टी नहीं रहेगी वो पार्टी ही नहीं रहेगी। सीपीएम ने देखिए कितने साल सत्ता में रही, लेकिन जैसे सत्ता से हटी, अब सीपीएम का कोई नाम लेवा नहीं है वहां पे। और टीएमसी भी केवल जो टीएमसी की जो मौजूदगी है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो
तो टीएमसी इस बात को समझ रही है, ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है। और अब की बार मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने पहली बार, जब से वो राजनीति में है, पहली बार सही कदम उठाते हुए, हालांकि उनके पास पश्चिम बंगाल में कोई ज्यादा वोट परसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनका 2-3% वोट बैंक है। अब की बार राहुल गांधी ने ये इंतजाम कर दिया है कि ये 2-3% का वोट बैंक जो है किसी तरह से खिसक करके जो है ये बीजेपी की तरफ चला जाए। और ये उनकी ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये उनकी बेहद समझदारी, राजनीतिक भरा, मतलब बेहद चतुराई भरा कदम है। क्योंकि टीएमसी वहां पे जैसे कमजोर होगी, वह बीजेपी का मुकाबला कोई भी अगर पार्टी कभी जीवन में कर पाएगी, वो कोई राष्ट्रीय पार्टी ही कर पाएगी, कांग्रेस ही कर पाएगी। ये बात अब राहुल गांधी को शायद कोई जो रणनीतिकार कोई बदले, उन्होंने समझाया है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये सब कांग्रेस की जमीन पर बड़े हुए हैं। तो बीजेपी अब की बार जो वहां कर रही है और जो कांग्रेस वहां पे जो कर रही है, उसको सारी चीजें मिला करके टीएमसी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव ये खड़ा हो गया है। और ममता बनर्जी, जहां तक बात है कि ममता बनर्जी का हर एक आदमी का अपना एक पर्सनल ओरा होता है, कोई भी हो उसमें उसका हर एक, उसके कुछ पसंद करने वाले, कुछ उसको नापसंद करने वाले होते हैं। लेकिन वाकई में जो डर था वहां पे, डर का अंदाजा लोगों को इस बात का एहसास है कि बार जो वहां चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग के बाद भी 2 महीने तक कम से कम सीआरपीएफ वहां पे, सेंट्रल फोर्सेज वहां रहेंगी। यही एक चुनाव की पूरी पूरी जिसको नतीजे केवल इसी एक बात ने बदल दिए हैं। और जो फर्स्ट फेज में चुनाव शांतिपूर्ण कराया है, और देखिए कार्यकर्ताओं के हौसले का फर्क देखिए, आज टीएमसी के एक सांसद की गाड़ी तोड़ी गई है। ये गाड़ी तोड़े जाना है कि ये मतलब इसको आप देखिए कि किस तरह से जो शिफ्ट हो रहा है वहां का पैरामीटर्स, कि वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर अब ये हौसला आ गया है कि अब तुम भी इस ताकत में आ गए कि तुम इनके गुंडों का मुकाबला कर सकते हो। तो जब 2 गुंडे खड़े हो जाते हैं आमने सामने, तो फिर जनता के पास बेहतर मौका होता है कि किसको ज्यादा चुनना है। तो अब की बार टीएमसी के लिए मैं, आप मान के चलिएगा 4 मई को हमारा अगर मौका मिला फिर बैठेंगे। बीजेपी अब की बार वहां चौंकाने जा रही है, और ऐसा चौंकाने जा रही है जैसे कभी उत्तर प्रदेश में चौंकाया था। उसके कारण सिर्फ 2 हैं कि बीजेपी ने जमीन पे काम किया है, और दूसरा जो सेंट्रल फोर्सेज वहां जो उन्होंने डर निकाला है, जो डर था वहां का। ये जी ठीक है, वापस आऊंगी। एहतशाम जी जुड़े हमारे साथ, चलिए अभी कनेक्ट नहीं है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, अनम्यूट करिए। अभी आ रही आवाज राखी जी मेरी? हाँ। देखिए, मैं बहुत ही धैर्य से बाकी मेरे से पूर्व बोले 2-3 वक्ताओं को मैं सुन रहा था। तो विवेक जी ने जो पक्ष रखा और अरविंद जी ने जो पक्ष रखा, वो पूरी कहानी एक तरह से साफ खोल करके कह देता है। देखिए, अभी पता नहीं अरविंद जी ने बात बोली है कि राहुल गांधी जी ने पहली बार, अरे राहुल गांधी जी 22 वर्षों से ज्यादा हो गए उनको राजनीति में, वो कई बार समझदारी बड़े काम किए हैं, लेकिन अब वो जीत नहीं पा रहे हैं। और जहां तक कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, जो बोल रहे हैं, उनके तो कई बार के कार्यक्रम का अनुभव हो गया है कि उनकी कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, एक ही जगह पे खत्म होती है। तो मैं बस उनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की पार्टी जो थी, अभी महिला आरक्षण जो विधेयक आया था उसका विरोध कर रही थी, तो इनको तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं बोलने का। और बाकी जो पूरा बंगाल का जो चुनाव है, आप डिजिटल मीडिया पे जो कंटेंट हमको देखने को मिल रहा है कि एक परिवार खुद कह रहा था कि इस बार तो हमको वोट देने आना पड़ा था, इसके पहले तो हम बाहर से ही वोट ट्रांसफर करा देते हैं, यानी प्रॉक्सी कोई वोट दे देता था उनकी जगह पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा द्योतक है कि किस करवट बदलेगा। और जहां तक रही सुरक्षा की बात, तो मैं इनके सारे आरोपों को एकदम निराधार मानता हूं। इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कम से कम कांग्रेस के पास। और बंगाल में इनका आधार की तरह एक पहले नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उनका तो जो है गला रेत दिया गया, गला रेतने से करें तो राजनीतिक तौर पर उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब बचा क्या है इनके पास? अब तृणमूल का कोई वक्ता है नहीं कि उनकी हम बातों का काउंटर करें। तो ले दे करके अगर मैं सीधे ये बोलूंगा कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, तो वो उनका पूर्वानुमान लग चुका है, और वो सीधे 4 तारीख को धरातल पे उतरेंगे और वो सच बन के सामने आएंगे। ठीक है, शिवानंद जी अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, ये बीजेपी जो नेता है, इन्होंने एक बहुत अच्छा बात किया। शर्म आना चाहिए, नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हो। 23 में क्या महिला आरक्षण नहीं था? नई विधेयक पास हुआ, सोए थे क्या? ये झूठ है क्या? हाँ, आप लोग कहीं भी आके कुछ भी बकवास करते हो। हाँ, महिलाओं को रिस्पेक्ट आप लोग नहीं करते हो। मानसी सोनी पर आज भी देखो मानसी सोनी का कितना तकलीफ दिया। यही तड़ीपार गुंडा अमित शाह जी, ए ममता, और बंगाल की पुलिस को अपमान करते हो, शर्म नहीं आता? अब ये बोलेंगे तो मेरे उसमें भी बहुत इनको मैं बोलूंगा नहीं। इस तरह से हमारे नेता का इस तरह से बोलेंगे, क्या चाहिए?
मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कोई कांग्रेस का स्तरीय नेता हो तब बुलाइएगा, नहीं इनको केवल कांग्रेस से शुरू से कौन बैठे। अरे पहले जाके वो ट्रेनिंग ले लो, पहले सुनो, ये डॉक्टर कौन से शब्दों का पीएचडी किया है तुमने, कौन से शब्दों का पीएचडी किया है, तुम्हें अकल नहीं है बोलने की और आ जाते हो बैठने के लिए, और तुम हमारे नेताओं को गाली देते रहते हो, ये मार्ग खरीद किया जाएगा। ये आप थोड़ा संविधान के दायरे में शिवानंद जी थोड़ा आराम से एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए। आप दोनों ही सम्मानीय हैं, दोनों पक्ष विपक्ष हैं, नोकझोंक हो जाती है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक चर्चा में बैठे हैं। देखिए सेंट्रल में मर्यादा को लाने का राज्य में योगी मर्यादा बहुत मांगते हैं, इनसे मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं आजाद देता हूँ, स्वामी विवेकानंद बोला, सम्मान से नाम लीजिए, सम्मान से नाम लीजिए, सम्मान से नाम लीजिए, सही ट्रेनिंग में लीजिए, सही बोलना नहीं आता जाके ट्रेनिंग में लीजिए। स्वामी विवेकानंद बोला है, स्वामी विवेकानंद जी बोला है, पश्चिम बंगाल में बोल रहे मुझे खून दो मैं आजाद देता हूँ। ठीक है शिवानंद जी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने गलती करी या जो भी हो गया उन्हें छोड़ दीजिए। हम बंगाल की महिला ब्रिगेड, भगवा ब्रिगेड की बात कर रहे हैं, हम उस पर फोकस करें ना प्लीज। राखी जी कोई बीजेपी का भगवा ब्रिगेड कोई लेना देना नहीं है, इनके अनुराग ठाकुर और तिवारी एक्टर ये दोनों मिलके मच्छी खा रहे थे। 8-10 बीजेपी लोगों को मच्छी खाने के लिए गए थे, एंजॉय करने गए थे, कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों को सिर्फ घूमने जाते, इनको अडानी अंबानी 2 जन दिखते हैं, 2 जन बेच रहे, रंगा बिल्ला 2 जन ले रहे। कोई देश के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवा युवती के बारे में किसी को भी लेन देन नहीं है, सबको दबाना। आज देखिए एनडीटीवी चैनल इतना अच्छा चल रहा था, उसके ऊपर सीबीआई ईडी डाल के वो बेचारा भी ओनर कैमरा मोबाइल लेके घूम रहे हैं, वो लोग अदानी को भेज दिया। क्या कसूर था उनका, रॉय का? ये अच्छी बात नहीं है। किसी का सबको पता है एनडीटीवी ओनर कौन है। इस तरह से लोगों को डराना बहुत दिन नहीं चलेगा। ये देखिए महिलाओं को अपमान करना, महिला विधेयक जी। शिवानंद जी सबको छोड़ दीजिए, भगवा और ममता ब्रिगेड बंगाल इसी पे रहिए। राखी जी बात सुनिए, 3 एम बोले तो ममता, एम बोले तो मोदी, एम बोले तो महिला। वहां ममता दीदी का जीत हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से ममता जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ममता दीदी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों को करनी और कतनी इनका अलग है। हमेशा ये लोगों को डराना धमकाना इनका यही काम है। लोगों को रिस्पेक्ट करते नहीं है, ये लोगों को देखते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। राखी जी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के लिए कितना फंड दिया पूछिए उनको। ठीक है रुकिए, कुछ कह रहे हैं प्रदीप जी? राखी जी मैं बहुत ही बहुत दुख के साथ आपको बता रहा हूँ, जो स्तर होता है चर्चा का, इनकी मातृभाषा प्रभाव ये नहीं है कि लिंग्विस्टिक इफेक्ट होता है, उसके लिए मैं 50% माफ कर देता हूँ, लेकिन ये बहुत ही निकृष्ट स्तर की चर्चा है। ये मैं इनको स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं इससे ज्यादा सभ्य तरीके से मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आगे आप निर्णय करती हैं, आप लेके चलिए चर्चा को, लेकिन आप मैं इनकी किन्हीं बातों का जवाब नहीं दूंगा। मैं इन्हें निकृष्टतम निकृष्ट ही मानता हूँ विचारों के मामले में। चलिए, मुझे लगता है समझदार हैं और कैसे किन के लिए किस तरह से बात करना चाहिए ये सबका एक व्यक्तिगत वो है। इंटरप्शन करना अच्छी बात है, इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वो उनकी समझ भी है कि किस तरीके से बोल रहे हैं। ये मैं शुरुआत में ही बोल चुकी हूँ, पक्ष विपक्ष की नोकझोंक स्वाभाविक है, होती है, लेकिन इस तरह से चीजें ना आए कि किसी को आप इस तरह से बात करें। ठीक है, आपका मंच एक सभ्य मंच मान के मैं हर बार हाँ करता हूँ जब मैं आता हूँ, लेकिन इतना मतलब आप किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं? मैं तो कभी नहीं देता कांग्रेस वालों को गालियां। मैं अगर देना शुरू करूँ तो मेरा सब कुछ बहुत रिच है इस मामले में, लेकिन आपके मंच की मर्यादा एक होती है, उसको उसके हिसाब से काम किया जाता है। और ये हमारे नेताओं को आप इस तरह से व्यक्तिगत आप टिप्पणी करेंगे तो फिर तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए तो मेरे पास क्या, किसी और के पास भी बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। राखी जी हाँ। राखी जी 1 मिनट बात करता हूँ। इनको इतना मिर्ची लग रहा है। अरे आप बंगाल के बारे में क्या डेवलपमेंट किया, क्या विकास किया, बंगाल के बारे में क्या डेवलपमेंट किया? शिवानंद जी वो ये कह रहे हैं, शिवानंद जी वो ये कह रहे हैं कि चलिए बंगाल के लिए कुछ नहीं करा, लेकिन चाहे अमित शाह हो या मोदी जी हो, उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, क्योंकि वो कांग्रेस के किसी लीडर को अब्यूज नहीं कर रहे हैं या गलत शब्द नहीं बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। राखी जी देखिए, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, एस्टीन फाइल तो है, ट्रेड डील तो हुआ है। अमित शाह जी ममता बोला तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी का घर उन्होंने खाली किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
हम ठीक है। सहन करना है। चलिए कितना चलिए ठीक सहन करना है है। अब राकेश आप जी? लोग के अपने अपने मत हैं, 1 मिनट रुकिए क्योंकि टीएमसी भी कनेक्ट हो गई है। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? एहतेशाम जी, जी मेरी आवाज जा रही राखी जी? हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है। आवाज जा रही मेरी? एहतेशाम जी, आज की चर्चा है क्योंकि प्रचार तो थम चुका है और अब क्योंकि ममता की जो महिला ब्रिगेड है वर्सेस भगवा ब्रिगेड, दोनों ही अपने आप से पूरी दमदारी से इस बंगाल चुनाव में है, दोनों को कम नहीं आंक सकते। बात इस चीज की है कि इस वर्सेस की लड़ाई में कौन विजयी होगा। महिलाओं का जो साथ है दीदी को वाकई मिलेगा या फिर जो कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो भगवा के तरफ भी होंगी? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि 2026 का इलेक्शन है, ये पहले चरण का समझ लिए बहुत जबरदस्त तरीके से 92.8% मतदाता ने मतदान किया है और आने वाला कल के बाद परसों समझ लिए 29 तारीख जो होगा, ये भी एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। आप जैसा कि मैं आपको स्पष्ट करता चलूं कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के लोगों का नाम जिस हिसाब से SIR के माध्यम से काटा है, ये केंद्र सरकार खासकर चुनाव आयोग को सामने रख करके ये जिस हिसाब से पिछले कई दशकों से ये यहाँ सत्ता में सपना देख रहे थे बनाने का, लेकिन सत्ता पे ये कभी भी बैठ नहीं पा रहे हैं। इसलिए पिछले दरवाजे से SIR स्पेशल इंटेंशन रिवीजन के नाम पे स्पेशल इंटेंशन रिगिंग किए हैं भारतीय जनता पार्टी। आज देखिए बहुत अफसोस होता है, 58 लाख लोगों का तो नाम बाद हुआ राकेश जी, चलिए वो शुद्धिकरण है, लेकिन आज 27 लाख लोग पश्चिम बंगाल में वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनको अभी तक कागजात हाथ में नहीं मिल पाया है, उससे वो वंचित रह गए। तो उसके खिलाफ में पूरा पश्चिम बंगाल के माताओं बहनों, जो खासकर हमारे जो लक्की भंडार 2 करोड़ 42 लाख माताओं बहनों को जो 1500 से लेकर 1700 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, तो हम समझते हैं कि टोटल समझ लिए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में ये वोट हुआ है। और जहां पहले चरण में 152 सीटों में हुए, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास 93 सीट हमारे पहले से मौजूद है, तो हमारे सीट बढ़ने की संभावना है। और आने वाले 2026 का रिजल्ट होगा 4 मई को, मैं स्पष्ट रूप से कहता चलता हूं आपको राकेश जी कि कम से कम 230 सीट लेकर करके चौथी मर्तबा हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री फिर से एक बार रिकॉर्ड बीट करेंगे, अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए 230 सीट लाएंगे। इसलिए हमें जनता जो है जनता के लिए काम करते हैं। हमने 94 योजनाएं, हमारी सरकार हमारी पार्टी लोगों के लिए 10 करोड़ जो जनता है यहाँ के लिए लक्की भंडार समझ लिए, रूपोश्री, कन्याश्री और हेल्थ कार्ड, बहुत सारे योजनाएं मैं बता नहीं सकता हूं कि हमारी ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के लिए इतने आवंटन इतनी योजनाएं की हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा, इसलिए इनके पास जुमलाबाजी, आज घुसपैठिया नाम का जो बोल रहे बार बार, कितने घुसपैठिया बिहार में निकले, एक भी 65 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ, एक भी घुसपैठिया नहीं हुआ। आज पश्चिम बंगाल में कितने घुसपैठिया का अब वो लिस्ट दे। जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं होम मिनिस्टर बताएंगे, और जब होम मिनिस्टर से मीडिया जब पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि चुनाव आयोग समझ लिए इसका जवाब देंगे। देखिए किसी भी कीमत पर इनके जमीनी स्तर है नहीं, ये सिर्फ जो है दिल्ली से आकर के 1 महीना से कलकत्ता में डेरा डाले हुए हैं। मुझे फक्र है कि मैं ममता बनर्जी का सिपाही हूँ। देखिए पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए राकेश जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के 19 भारतीय जनता पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर जितना भी कैबिनेट मुख्य मिनिस्टर सभी यहाँ आके डेरा डाले हुए, क्या कि पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करना है। मैं कहना चाहता हूं कि एक नारी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के रूप में एक नारी 100 पर भारी, ये 4 तारीख को सिद्ध होगा कि ये लोग वापिस समझ लिए कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे और यहाँ से जो पब्लिक जो इनके अगेंस्ट में वोट देंगे, जो जनता जनादेश देती है, जो इनको हमारी पार्टी को वोट देंगे, और इनकी जो स्थिति खराब होगी, 50 का भी आंकड़ा ये पार नहीं कर सकेंगे, ये परिस्थिति होगा। इसलिए लोकतंत्र का महापर्व जो पिछले देखे होंगे आपके 23 तारीख को, जो पब्लिक ने हमारे लोग ने जिस हिसाब से 92.8% जो वोट दी है, तो ये हमारे पक्ष में है। इसलिए डे 1 से ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी हमारे 10 करोड़ जनता के लिए पीछे खड़ी थी। टेबल चेयर लगा करके हम लोग हर वार्ड में, हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर ब्लॉक में हम लोगों ने जनता के लिए काम किए हैं कि SIR के माध्यम से किसी का नाम नहीं कट रहे। हम लोग पूरा तौर पर हम लोग जनता के लिए खड़े थे, लेकिन सरकार साकार इनका नहीं होगा, सपना साकार। अब फिर से
एक बार चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। राखी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अब भारतीय जनता पार्टी टाए टाए फिस, उनका सपना अधूरा रह जाएगा, ख्वाब पूरा नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। ठीक है एहतेशाम जी, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, परसों के बाद सीधे 4 मई का दिन का ही इंतजार होगा कि आखिरकार वेस्ट बंगाल में क्या होता है, ये हम देखेंगे। कुमार विवेक जी, एक बात और है, क्योंकि हम ममता की महिला ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का के साथ जो हुजूम दिखा उनका, एक वो, और भगवा ब्रिगेड, मैं बार बार एक चीज पे जोर दे रही हूँ, इन दोनों को हम कम नहीं आंक सकते, लेकिन इस बीच महिलाओं की शक्ति की या नारी शक्ति की जो बात हो रही है वो महिला आरक्षण से कनेक्ट होती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विरोध हुआ, जिस तरह से ये महिला आरक्षण इस बीच आया, और उस आरक्षण के बाद उन सारी चीजों को लेकर ममता दीदी के साथ इतना हुजूम महिलाओं का दिखा, क्या ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है, जिस तरीके से विपक्ष इस चीज को लेकर चला? महिला आरक्षण का मुझे न किसी प्रकार का लाभ दिखता है, न कोई नुकसान दिखता है। बंगाल का चुनाव पूरा लोकल इश्यू पे होने जा रहा है, सेंट्रल इश्यू पे वो होना ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी यह रणनीति जो शिफ्ट की उन्होंने महिला आरक्षण के बाद, वो अब देखिए जिस सीट पे जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, वही की बात कर रहे हैं, वही की गुंडागर्दी की भी बात कर रहे हैं। इसलिए इसका प्रभाव तो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर बीजेपी की बात करें। और तृणमूल की बात की जाए तो ममता जी ने भी जमीन पर, मतलब असली जमीनी नेता है, कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंकने के लिए कम मेहनत की जरूरत नहीं थी। आज हम हिंसा की बात करते हैं, अगर उस समय देखा जाए तो उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट ही मैं यही मानता हूं कि वहां से ममता जी को सरकार लेना। बंगाल इतनी आसानी से सरकार बदला नहीं, 32 साल कम्युनिस्ट को दिया था, 15 साल से ममता जी है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ग्राउंड में इस बार एक्टिव दिखी, लेकिन उनके साथ एक चैलेंज है। कैडर बेस्ड पार्टी के साथ हमेशा ये होता है, क्योंकि स्टेट में कोई वन मैन नहीं है, उनका अपना अपना कौन नेता है, और नेता एक दिन में पैदा नहीं होता है, नर्चर करने में समय लगता है। और भाजपा बहुत दूर की सोच के चलती है। आज भी 5 साल से शुभेंदु जी वहां पे मेहनत की है कि नेता उन्हें मिला, लेकिन वो भी तृणमूल से आए हुए हैं। और आप महिला फेस की बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूपा गांगुली को छोड़ दीजिए, कौन है महिला फेस बंगाल में जिसकी आप बात कर सकते हैं? अल्टीमेटली इन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव कौन है जिस आरक्षण की ये बात करते हैं? चलिए, सदन तो कानून और संविधान से चल सकता है राखी जी, लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर तो कर सकते हैं ना इस चीज को। आपको 33% टिकट देने से कौन रोकता है किसी भी पार्टी को? अगर आप अपने यहाँ ही टिकट बंटवारा कर दे तो क्या इसके लिए कोई संविधान रोकता है? जीत के तो वो आएंगी। इन मुद्दों को अगर अभी देखा जाए तो चुनाव में ममता जी के अगेंस्ट जो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर जाएगा। और मिडिल, मैं बार बार कह रहा हूं, महिला में जो लो इनकम ग्रुप है, जो जिनके लिए वो हर महीने की जाने वाली राशि बहुत मायने रखती है, वो किसी भी पोलराइजेशन का, किसी भी भगवापन का नहीं आने जा रहा है। पिछले चुनाव में भी हम आकलन कर रहे थे, और अभी बात चल रही थी वोट का अंतर 1000 से लेकर 10,000 के बीच में 70 सीटों पे रहा। तो जहां भाजपा जीती है वहां भी वोट का अंतर कुछ इसी तरीके से और लगभग बराबर सीटों पे रहा। और हर पार्टी इस पर मंथन करती है और उस गैप को फुलफिल करने का प्रयास करती है। लेकिन नॉर्थ बंगाल में इस बार जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुए हैं, भाजपा की स्थिति वहां मजबूत दिखती है। और साउथ में इनके लिए चैलेंजिंग टास्क होना है। और मिड की बात करिए अगर आप मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी सीटों की, तो वहां तो मतलब असंभव ही लगता है मुझे कि बीजेपी का उस क्षेत्र में जितने भी सीट आते हैं आना है। तो इन सब गणितों को, क्योंकि बीजेपी को सारी सीट पे चुनाव नहीं लड़ना है, 50-60 सीट आप माइनस कर दीजिए जो उनके पास नहीं आना है, यहाँ मेहनत करना है। अगर वो जीत जाए, अगर वो जीते तो ये उनकी मतलब बहुत सराहना करने वाली बात होगी रणनीति की, और खासकर कैडर की, जो कि इस हिंसा के माहौल में भी जमीन पे रह के लगातार काम करते रहे। इसीलिए जो अब भगवा की बात है, इसका बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी खासी है, जो कि एक मुश्त तृणमूल को पड़ना है, और जो वोट डिवाइड होना है वो हिंदू में होना है। और हिंदू महिला की अगर आप बात करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ 70% अगर हिंदू वोटर है तो 35% महिला मान लीजिए। उस 35 में डिवाइड होना है कि ममता जी की तरफ कितना जाएंगे और बीजेपी की तरफ कितना आएगा, और वही डिसाइसिव होगा। जीत का अंतर वही तय करेगा कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी नहीं। इसलिए महिला तो इस चुनाव के केंद्र में है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई महिला नेता न होना, ये मुझे लगता है कि उनके अगेंस्ट में जाएगा। राकेश जी। ठीक है, अरविंद जी, क्या लगता है आपको महिला आरक्षण का असर? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ममता की जो महिला ब्रिगेड है, ये कितना प्रभावित कर सकती है, क्या कुछ गेन कर पाएंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आप 3 पॉइंट में आप पूरा चुनाव समझ जाएगी। देखिए, एक तो आप जहाँ रहती है, कोई भी जितने हम यहाँ बैठे हैं इसमें डिबेट में ले रहे हैं, अगर बंगाल से बाहर के हैं तो आप देखेंगे आसपास के जितने भी हमारे बंगाली भाई बहन थे, अब कोई भी यहाँ पर नहीं है, सब पश्चिम बंगाल गए हैं वोट डालने के लिए। एक तो पॉइंट ये है।
दूसरा जो पुलिस जो होती है, खास करके जो बायोलॉजी सरकारी विभाग सारे, जो पुलिस और जो आईएएस होते हैं, ये सबसे पहले भाप जाते हैं कि चुनाव किधर जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में पुलिस ने और सीनियर अधिकारियों ने टीएमसी की सुननी बंद कर दी है, दूसरा इंडिकेशन है। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, देखिए जो एसआईआर से जो बीजेपी को जो फायदा हो रहा है, पहले बिहार में हुआ, अब यहाँ पे हुआ। देखो क्या हो, जैसे विवेक जी ने बताया है, देखिए मुस्लिम वोट बैंक पहले भी 90, 95, 93% होते थे। अगर किसी भी जो भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जो उनके बूथ है, वहां की वोटिंग परसेंटेज इतनी ही आती थी। जो 60, 65, 82% जो होती थी, वो हिंदू बाहुल्य इलाके जो घटती थी, उसको मिलाकर के एवरेज आती थी वो। इस एसआईआर से क्या हुआ है कि अब हिंदू मोहल्ले से भी वोटिंग परसेंटेज अब उतनी ही हो रही है। और अब यकीन मान के चलिए, जब 50 अगर मुसलमान वोट देंगे, तो 50 में से 48 वोट तो टीएमसी को जाएंगे निश्चित तौर पर। पहले क्या फर्क होता था, 30 हिंदू वोट डलते थे, 30 हिंदू में से 3 कांग्रेस को चले जाते थे, कुछ किसी को चले जाते थे, 20 बीजेपी को मिलते थे। लेकिन अब की बार 45 वोट वो हिंदुओं के भी डल रहे हैं। तो 45 में से अगर बीजेपी 40 भी लेने में सफल हो गई, तो टक्कर अब की बार वहां पे ऐसी होगी कि आप चौंक जाएंगे नतीजे देख करके। मैं फिर मैं कह रहा हूँ, जो महिला आरक्षण वाली बात है, देखिए 3 दिन का जो सत्र जो बुलाया गया था, ये 3 दिन का सत्र शिवानंद जी, एक सेकंड। महिला आरक्षण के लिए नहीं बुलाया था। ये बुलाया गया था पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अपना एक जो है ना मैसेज देने के लिए कि हम तुम्हारे लिए, दीदी को छोड़ दोगे तो उसकी चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ तब भी है। तो पश्चिम बंगाल में महिला आरक्षण कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता, वहां आरक्षण पहले से ही है, चाहे निकाय हो चाहे दूसरे हो। महिला, जब सबसे ज्यादा महिला सांसद भी टीएमसी के पास है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को महिला आरक्षण के मुद्दे पर सीधे तौर पर नहीं घेरा जा सकता था। लेकिन जो महिलाएं दिल्ली से, पश्चिम मतलब कि दूसरे शहरों से, बंबई से, इधर उधर से जो गई है वोट डालने के लिए वहां, और जो अपर मिडिल क्लास है, जो मतलब मिडिल क्लास और जो अपर मिडिल क्लास है, उन महिलाओं को संदेश दिया गया 2 दिन का सत्र बुला करके कि हम ही तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो एक पूरा एक फैक्टर है कि को पूरा का मर्ज किया जाए। ये बीजेपी भी जानती थी कि भाई, और ये प्रियंका गांधी ने बात कही भी थी संसद में कि भाई ऐसा क्या होगा कि दूसरों को भी ये बातें बुलाया जा सकता था, लेकिन बीजेपी को मैसेज देना था कि भाई हम महिला आरक्षण के लिए हम तुम्हारे साथ है। पास तो नहीं होना था, वो डिलिमिटेशन था, वो तो पास होना ही नहीं था, संविधान संशोधन था। बीजेपी जानती थी इस चीज को अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बाद में 3 दिन का सत्र था, 2 दिन में खत्म हुआ। वो सिर्फ इसलिए था कि पश्चिम बंगाल में, जिसको एक भद्रलोक कहते हैं ना, भद्रलोक के साथ साथ भद्र महिलाओं का लोक भी होता है, उनको एक मैसेज देना कि हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। कि जैसे बीजेपी पे आरोप लगता है, जो आरएसएस है, जिनका मेन संगठन है, उन पे आरोप लगता है कि उसके अंदर महिलाओं की जगह नहीं है। तो बीजेपी ने उस संसद सत्र के जरिए वहां की भद्रलोक के महिलाओं को मैसेज दिया है कि भाई नहीं, ठीक है। हम तुम्हारे लिए वो कर सकते हैं जो दूसरी पार्टी नहीं करेगी। जी ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, शिवानंद जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए, और उसके बाद फिर प्रदीप जी। राखी जी, महिला आरक्षण का मुद्दा पश्चिम बंगाल में 100% होगा। दूसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहते। अगर करना ही इनका ही नियत अगर साफ है तो पहला कर दे देते। उसका असर बीजेपी को वहां से नुकसान होगा। दूसरी बात, बीजेपी हो या ममता, इसमें कांग्रेस पार्टी खेला करेंगे। उसमें खेला में बीजेपी चपेट में आ गए, 100% कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी खेला करेंगे। और दूसरी बात, ये लोगों ने देखिए, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश में लाड़की बहन योजना 1500 रुपए बोला, 1 रुपए दिया नहीं, 60 लाख लोगों को कट किया। हाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी ऐसा चल रहा है। वोट काटना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, पुलिस का मिसयूज करना, और 5 लाख राखीव पुलिस लेके आया अमित शाह जी। और अभी भी न्यूज मेरे पास आया, अभी भी ट्वीट आया कि अमित शाह के आगे एफआईआर हो गया पश्चिम बंगाल में। थैंक यू, सैल्यूट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को रिस्पेक्ट करता हूँ। 400 पार बोले थे लोग, 240 आके रुक गए। संविधान बदलने की बात किया था, लेकिन अमित शाह के ऊपर एफआईआर हो गया। मैं दिल की शुक्रिया बोलता हूँ। चुनाव जीतेंगे हारेंगे, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इतना ही बोलना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल 100% यम फैक्टर, महिला यम ममता 100% जीतेगा, 100% जीतेगा। मैं लिख के देता हूँ। और आरक्षण मुद्दा 100% उठेगा। ठीक है, देखेंगे सर, 4 मई को पता चलेगा। प्रदीप जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी, जिस तरह की चर्चा आज हमने देखी है, वैसी चर्चा हमारे लिए नई नहीं है। और एक बहुत सारी बातें हुई, एफआईआर क्या गैर संवैधानिक था क्या, या चुनाव आयोग ने जितने भी काम किए क्या वो संविधान के दायरे से बाहर रहकर उन्होंने किए क्या, ये प्रश्न जो इच्छुक का उत्तर दे सकते हैं। और देखिए, एक फैक्टर तो शायद कुछ लोग ना माने, लेकिन जब भी चुनाव का मत ज्यादा होता है तो वहां बदलाव होता है। और इस बार अगर बंगाल ने एक रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है,
तो इसका संकेत साफ है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आपका समय मैं नहीं ज्यादा लूंगा। बाकी प्रसन्न रहने के लिए कांग्रेस के मित्र और बाकी सारे जितने भी लोग हैं, आपने सबको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत साधुवाद आपका। लेकिन ये जो 92% के ऊपर का जो मतदान प्रतिशत है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अगर कोई ज्ञानी जन बैठा हो तो बता दे भाई कि चुनाव आयोग ने गैर संवैधानिक क्या किया है, या वहां पे सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रखते हुए लोगों का ट्रांसफर किया, आसाम में सिर्फ 10 लोगों को ट्रांसफर किया। करनी और कतनी पता होता है ना, आप जानिए क्या चुनाव आयोग कार्यक्रम से मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट शिवानंद जी, देखिए जिस हिसाब से वोटिंग के परसेंट आए हैं पहले चरण में, उसके अकॉर्डिंग तो हमें चुनाव आयोग को बधाई देनी चाहिए कि इतने अच्छे से इलेक्शन हुआ है, तो उनको हम क्यों क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? अभी तो दूसरा चरण होगा, दूसरे चरण में जो चीजें आएंगी उसके बाद और क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या होना है। तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ हम बीच में क्यों ला रहे हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ। वो तो बधाई के पात्र हैं कि एक बहुत अच्छे से इलेक्शन हुआ। शिवानंद जी, राखी जी, ये देखिए, कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा कुछ आता नहीं है, और इनको अब ये इतने ठीक है, चलिए समय की सीमा है। हाँ, अरविंद जी कुछ बोल रहे हैं, 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग पे अब तक जितने भी आरोप प्रत्यारोप उन पे हुए हैं, ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण करा करके सभी आरोपों को बिल्कुल दूर कर दिया। और चुनाव आयोग बधाई का पात्र है कि इस बुरी हालत में, इस खतरनाक माहौल में उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव पहले फेंचा कर दिया। और आगे शुभकामनाएं देते हैं हमारे जो केंद्रीय बल है वहाँ, और जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं कि वो अगला फेज भी जो है ना शांतिपूर्ण करवाने में सफल हो जाए। तो चुनाव आयोग बधाई का पात्र है इतने तगड़े इंतजाम के लिए। चलिए ठीक है, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष और विपक्ष की अपनी राय होगी, कोई अपनी हार नहीं बताएगा, ना ही उस पर कोई चर्चा करेगा। सवाल इस बात का है कि रिजल्ट तो 4 तारीख को होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वेस्ट बंगाल में इस बार जहां तक टीएमसी की बात है और ममता बनर्जी की बात है, तो उनके साथ जो महिला ब्रिगेड है, नारी शक्ति होती है। कम मत आंकिए, ममता बनर्जी लगातार इतने सालों से वहां कमल नहीं खिलने दे रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उनकी ताकत है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कितना भेद पाएगी, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। वो इसे माने या ना माने, तो 4 मई का इंतजार करिए। और दूसरे चरण के मतदान का वोटिंग परसेंट क्या आता है, ये भी अहम फैक्टर होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।